Welcome to another episode of Word by Word. This is Tahreem Khurshid and today we will discuss chapter 2 of Ikigai. So इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब की इट वाज अबाउट ब्रेन वर्कआउट। जिस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, इसी तरह से कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि वो हमारे जहन को एक्टिव रख सकें और यंग रख सकें। बिकॉज इट इज़ द नेचुरल फिनोमेना कि एज वी एज आवर माइंड बिकम मोर स्लोअर और अराउंड द एज ऑफ 20 हमारे जहन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तेज़ी से मरने लगते हैं। बेसिकली हमारे डे टू डे टास्क जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे जहन में इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड होते हैं कि उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे अगर आप में से बहुत से लोग अकेले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब पे जाते हैं तो जिस रास्ते से आप रोज़ गुज़रते हैं वहाँ से गुज़रने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। हालांकि जब आप पहली दफ़ा गए थे तो यू आर मोर कॉन्शियस क्योंकि उस रास्ते पे आप पहली दफ़ा जा रहे थे। जिस तरह आपके घर आने जाने वाला रास्ता होता है उस पे चलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हमारे कदम खुद ब खुद उस रास्ते पे चल रहे होते हैं बिकॉज दे आर यूज टू इट। इसी तरह से जो ज़बान हम बोल रहे होते हैं या जो स्किल्स हमें आती होती हैं वो काम करना, वो बात कहना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे उन्हें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमारा जहन वो काम करते हुए ऑटो पायलट पे सोच रहा होता है और वो काम अंजाम दे रहा होता है। इसी तरह से जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो भी काम करते हैं। जिस तरह नेगेटिव सोचने वाले लोगों के लिए नेगेटिव सोचना बड़ा आसान होता है क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी नेगेटिव ही सोचा होता है, तो उनके जो जहन में न्यूरल पैटर्न्स होते हैं वो इसी तरह से बने हुए होते हैं। उनका देखा वाला रास्ता होता है वो कि जब उनके पास कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके बारे में वो नेगेटिव पहले ही सोच लेते हैं। अब चूँकि उनका ज़हन बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो चुका होता है नेगेटिव सोचने के लिए, इसी वजह से चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखना उनको मुश्किल लगता है, उसमें मशक्क़त लगती है ज़हन की। और दिमाग चूँकि आदी नहीं होता इस चीज़ का तो उनके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो जिनके लिए पॉजिटिव सोचना आसान होता है। वो इसी वजह से आसान होता है क्योंकि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव साइड को ही देखा होता है, तो उसके उन लोगों के जहन को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, उसको आउट ऑफ द वे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखने के लिए। और यही चीज़ इंसान की स्किल्स में भी ज़ाहिर होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बूढ़े लोगों के लिए कुछ नया सीखना मुश्किल होता है। इस वजह से नहीं कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को किसी नई इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज़ नहीं किया होता। उनके ज़हन में जो पहले से रास्ते पेव हुए हुए होते हैं वो उसी पे चल रहे होते हैं। वो उसी थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे होते हैं, वो उसी काम को लेके चल रहे होते हैं। एंड you can connect this point to the fixed mindset and growth mindset as well. बिकॉज़ फिक्स माइंडसेट का मतलब यही होता है ना कि आप किसी दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते, बल्कि अपने स्टांस के ऊपर अपना जो आपका ओपिनियन है उसके ऊपर आप रहना चाहते हैं और किसी दूसरे की बात को अगर सुन भी रहे होते हैं तो सिर्फ बहस के लिए सुन रहे होते हैं, उसको जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है कि अपने जो न्यूरल कनेक्शंस, जो पाथवेज बने हुए हैं, जिन पैटर्न के ऊपर हम सोच रहे होते हैं, उन पैटर्न्स को कभी कभी तोड़ना भी बेहतर होता है क्योंकि हो सकता है कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमें सिचुएशंस की हो सके। बट ऑन द अदर हैंड किसी हद तक इन न्यूरॉन्स के पहले से बने हुए पैटर्न का जहन को फॉलो करना बेहतर ही होता है क्योंकि इस वजह से हम रूटीन में रहते हैं और रूटीन टास्क सर अंजाम देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहन को एक्टिव रखने के लिए और सीखने की एबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हमें वक्तन फ़वक्तन नई इन्फॉर्मेशन से अपने आप को एक्सपोज ज़रूर करना चाहिए ताकि जहन की एक्सरसाइज हो सके। और ये ब्रेन वर्कआउट कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस करने का नाम नहीं है, कोई ब्रेन गेम्स खेलने का नाम नहीं है, बल्कि किसी नई सिचुएशन से ख़ुद को एक्सपोज करना। अगर आप कभी किसी ऐसे इलाके में नहीं गए हैं तो वहाँ जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, नई सोशल गैदरिंग्स में उठना बैठना, बेसिकली अपने आप को नई इन्फॉर्मेशन और नई सिचुएशन से एक्सपोज करना भी आपके लिए एक ब्रेन वर्कआउट और एक मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज हो सकती है। सेकेंडली द राइटर टॉक्ड अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है एज वी ऑल नो, और इंसान बेसिकली स्ट्रेस से
एक ही तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं और ये रिएक्शन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। इसकी सीरीज़ ये होती है कि सबसे पहले इंसान किसी भी स्ट्रेस या पॉसिबल डेंजर को देख के फ्रीज होता है, देन फ्लाइट और फाइट, ये ऑप्शंस उसके पास होते हैं। ऑन दिस टॉपिक मैंने एक बहुत पहले बुक पढ़ी थी जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। इट वॉज what everybody is saying, not everybody, like everybody is saying. Basically it is written by ex FBI agent और उसके अंदर उन्होंने ह्यूमन लिम्बिक रिस्पॉन्सेस को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और नॉन वर्बल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन किया। तो उसमें वो कहते हैं कि इंसान डेंजर और स्ट्रेस की सिचुएशंस में इन 3 तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है और इंसान के अंदर ये 3 रिस्पॉन्सेस एक मैकेनिज़्म की सूरत में प्रिमिटिव एज से हैं। यानी जब इंसान स्टोन एज में रहता था उस वक्त इसने ये रिस्पॉन्सेस अपने अंदर प्रोड्यूस किए थे ताकि वो बेसिकली सर्वाइव कर सके एक हाई कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। सो द नंबर 1 रिस्पॉन्स इज़ फ्रीज़। जिस तरह स्टोन एज में लोग प्रेडेटर्स को देखकर एकदम फ्रीज़ हो जाते थे, कोई भी ऐसा जानवर देख लेते थे जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको देखकर चंद लम्हों के लिए वो फ्रीज़ हो जाते थे एंड इट वॉज देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और इसी तरह से आज हम मॉडर्न सिचुएशंस में भी स्ट्रेस या डेंजर की सिचुएशन में यही रिएक्ट कर रहे होते हैं हम कुछ लम्हों के लिए फ्रीज़ हो जाते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि मूवमेंट्स नोटिस होती हैं, मूवमेंट्स अट्रैक्ट करती हैं और प्रेडेटर्स इससे ह्यूमन को नोटिस कर लेते थे। तो इंसान ने ये वाला रिस्पॉन्स इसी वजह से अपनाया क्योंकि ये उसको नियरली इनविजिबल कर देता है और ये फ्रीज रिस्पॉन्स हम डे टू डे में नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे हमने अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में देखा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी ऐसी टीचर के आने से फ्रीज हो जाते हैं जो मशहूर होती हैं कि उन्होंने आके या तो स्टूडेंट्स की चेकिंग करनी होती है या उनको डांटना होता है। तो कुछ भी सोचने से पहले, बोलने से पहले इंसान 2 लम्हे के लिए फ्री ज़रूर हो जाता है। या जैसे अनएक्सपेक्टेड रात के टाइम कॉल आ जाती है किसी की या फिर डोर बेल बज जाती है, तो उसमें भी सबसे पहला रिएक्शन इंसान का फ्रीज़ होने का ही होता है। चाहे वो चंद लम्हों के लिए हो, लेकिन सबके हाथ पैर रुक ज़रूर जाते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है फ्लाइट रिस्पॉन्स। और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इंसान किसी भी स्ट्रेस की और डेंजर की सिचुएशन को देख के वहाँ से सबसे पहले भागने का सोचता है। तो फ्रीज रिस्पॉन्स में सबसे पहले इंसान को थोड़ा सा सोचने समझने का मार्जिन मिल जाता है कि उसने फ़ाइट करना है या फ्लाइट करना है। फिर वो उसके बाद अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। और फ्लाइट रिस्पॉन्स में सबसे पहले आता है भागना, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ द डीपली रूटेड सर्वाइवल मैकेनिज़्म फॉर एवरीवन। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सिचुएशंस में सिर्फ भागना ही नहीं बल्कि और भी जेस्चर्स फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ सकते हैं। जैसे किसी भी सोशल गैदरिंग में हमें किसी XYZ इंसान से नहीं मिलना होता या उसकी अटेंशन नहीं चाहिए होती या फिर किसी भी ऐसे क्वेश्चंस का सामना नहीं करना होता जिसका जवाब देना हमें पसंद नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि उस इंसान से हम थोड़ा दूर ही रहें। तो ये भी एक फ्लाइट रिस्पॉन्स है। और इसी फ्लाइट रिस्पॉन्स का एक पार्ट ब्लॉकिंग बिहेवियर भी है, या फिर इंसान का किसी भी नापसंदीदा चीज़ से लीन अवे हो जाना, ये भी फ्लाइट में आता है। फिर उसके बाद लास्ट में इंसान जब भागता नहीं है तो फिर वो सोचता है कि उसको फ़ाइट करनी चाहिए। एंड एज ह्यूमंस हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम अपने फियर्स को रेज में मास्क करते हैं ताकि हम मजबूत नज़र आ सकें और बेसिकली किसी भी ख़तरे से, किसी भी स्ट्रेस का सामना कर सकें। तो अब मॉडर्न टाइम्स में ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप तीर भाला लेकर अगले के सर पे चढ़ दौड़ें, लेकिन सरकाज़म, टॉन्ट्स और इंसल्ट्स ये भी फ़ाइट रिस्पॉन्स में ही आती हैं, बिकॉज दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन। एंड फाइनली इन द लास्ट सेक्शन राइटर हैज़ टॉक्ड अबाउट एंटी एजिंग एटीट्यूड्स, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में हैं और हमें लगता है कि फ़लाँ चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे या हमारी लाइफ बिल्कुल शॉर्टेज हो जाएगी एंड वी विल बी हैप्पी। तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस, चैलेंजेस हमारी लाइफ में हमेशा रहते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन चैलेंजेस से डील किस तरह करते हैं।
जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनके लिए चूँकि मुस्बत सोचना आसान होता है, वो ऑटो पायलट पे बेहतर ही सोच रहे होते हैं, तो उनके लिए सिचुएशंस बेहतर ही होती हैं। और अगर फॉर द टाइम बीइंग ना भी हो तो इवेंचुअली बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि वो चूँकि सोच रहे होते हैं कि बेहतर होंगे, तो उनके एक्शंस भी उसी तरफ उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, पहले मुझे लगता था कि इंसान का सोचना और उसके एक्शंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप सोच जो भी रहे हो, लेकिन अगर आप काम ठीक कर रहे होते हैं तो इवेंचुअली सब ठीक हो जाता है। लेकिन होता यह है कि जब हम सोच ही ठीक नहीं रहे होते हैं, हमारे थॉट्स ही नेगेटिव होते हैं, तो हमारे एक्शंस कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं जा सकते, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक बुक है द सीक्रेट, रोंडा बायरन, उन्होंने इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। और उसमें वो लिखती हैं कि पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स इनटू योर लाइफ, गवर्न्स योर thinking and actions, and how you can use the power of positive thinking to achieve anything you can imagine। यानी जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। इट मीन्स अगर सोच को ठीक कर लिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप सोच ही ठीक नहीं सकते तो एक्शंस भी आपके कभी भी ठीक नहीं हो सकते। बेसिकली एनर्जी होती है जो आप यूनिवर्स में भेज रहे होते हो, और वो एनर्जी रिस्पॉन्ड की सूरत में, यानी पलट के आपके ऊपर ही वापस आ रही होती है, जस्ट लाइक द रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल्स। और ये चीज़ क्लोजली कनेक्टेड है मैनिफेस्टेशन से। यानी जो चीज़ अपने जहन में आप देख सकते हो कि आप वो अचीव कर सकते हो, अगर आप ड्रीम कर सकते हो तो वो काम हो सकता है। इट मीन्स कि नेगेटिव सोचने से कभी भी कोई भी एक पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म आप नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि फ़लाँ टेस्ट में या फ़लाँ काम में आपको नाकामी होगी और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे या आप फेल हो जाएंगे, अगर आप ये सोच भी रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। और जब हमारे दिल में ज़रा सा भी ये डर आ जाता है ना कि किसी भी काम में हम नाकाम हो सकते हैं, तो हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजी, हमारे काम करने का तरीका वो डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे बनना शुरू हो जाता है। हम डिफेंसली खेलना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ रियली नेसेसरी कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने एम्स को मैनिफेस्ट करें, उनको आंखें बंद करके ज़रा सा सोचें कि क्या आपके जहन में इमेज बन भी रही है। अगर तो नहीं बन रही तो कोशिश करें कि उस चीज़ को इमेजिन करें, क्योंकि अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो रियलिटी में भी वो काम नहीं हो सकता। एंड बिलीव मी, ये चीज़ हर इंसान में नहीं होती। कुछ इंसान पेसिमिस्टिक होते हैं, उनसे मुस्बत पहलुओं पे सोचा नहीं जाता, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके न्यूरल कनेक्शंस, जो पाथवे बना हुआ होता है, जो रास्ता पेव हुआ हुआ होता है, वो नेगेटिविटी का हुआ हुआ होता है। उनके लिए नेगेटिव चीज़ों को सोचना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग्स। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इंसान जिस पैटर्न पे सोच रहा होता है, क्या वो उसी के साथ पैदा हुआ होता है? तो नहीं, हर इंसान डिफरेंट सोचता है, बिकॉज़ हर इंसान की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, वो डिफरेंट तरह के हालात में पला बड़ा होता है, और इसी वजह से कोई भी दो इंसान सेम सिचुएशंस में दो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जो न्यूरल पैटर्न्स आपके जहन में बचपन से बन गए हैं, क्या उनको चेंज नहीं किया जा सकता? टू सम एक्सटेंट चेंज किया जा सकता है। वी कैन ऑलवेज मेक बेटरमेंट इन आवरसेल्व्स एंड इन आवर थिंकिंग। जैसे निम्रा बंद ने अपनी किताब में अनमोल में कहा था कि जब हम बुरी चीज़ें बड़े होकर सीख सकते हैं, तो क्या अच्छी चीज़ें बड़े होकर नहीं सीख सकते? सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर ड्राइव कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारे पास दोनों रास्ते हैं। स्ट्रेस की सिचुएशन, चैलेंजेस कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये ज़िंदगी के साथ ही जाते हैं। तो अगर हमें स्ट्रेस की तमाम सिचुएशंस में परेशान ही रहना है तो ये भी हमारे ऊपर है, और अगर मुस्बत सोच के हमें अपना जहन क्लियर करना है और अपने आप को सुकून देना है तो ये भी हमारे ऊपर है। प्रेफरेंस इंसान की यही होनी चाहिए कि अपनी सोच को ज़रा सा ट्वीक करके, ज़रा सा कोशिश करके, क्योंकि मुश्किल हालात में बेहतर सोचना एक अलग ही टास्क होता है, मुश्किल होता है ये। लेकिन एक बात ये वाज़ेह है कि अच्छा सोचने के पैसे नहीं लगते, तो अच्छा सोचा जा सकता है, बिकॉज़ इट गिव्स होप टू द ह्यूमंस।
और इसी वजह से हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में मुश्किल चल रही होती है, परेशानी होती है, मसले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पुरसुकून ज़रूर होते हैं और वो बेइंतहा करिस्मेटिक होते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि उनको मुश्किल हालात से डील कैसे करना है। Okay, so that was all from the chapter 2 of Ikigai, and I'll see you in the next episode where we will discuss the third chapter of this book. Till then, take care. Bye.